हेलो हेलो डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल एससीसी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। और जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे चैनल पर अभी 12th क्लास की एनसीईआरटी फिजिक्स कंटिन्यू चल रही है, ठीक है ना। जिसमें हमारा चैप्टर 2 चल रहा था, स्थिर वैद्युत विभव एवं धारिता, जिसका जो हम कंप्लीट करा चुके हैं। सिर्फ उसका लास्ट टॉपिक बचा है आज, जो कि है बांडी ग्राफ जनित्र का सचित्र वर्णन। तो एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पहले इस चैप्टर से 5 अध्याय का क्वेश्चन आता था, तो उसमें बांडी ग्राफ जनित्र जरूर पूछा जाता था। फिर हमारा बोर्ड का पैटर्न बदल गया और पिछली बार इसमें से 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। अब अभी पता नहीं है, जब ब्लूप्रिंट जारी होगा तब पता चलेगा। तो 3 नंबर का भी पूछें तब भी आराम से, कभी परिभाषा चित्र पूछ सकता है, कभी रचना संरचना कार्यविधि पूछ सकता है, तो कभी उपयोग और दोष, मतलब उसको तोड़ तोड़ के छोटे छोटे भागों में डिवाइड करके पूछ सकता है। इसलिए आप लोगों को ये पूरा बांडी ग्राफ जनित्र का सचित्र वर्णन पढ़ना है, ताकि पेपर में कुछ भी पूछे, कोई भी भाग पूछे, आप आराम से लिख सको, ठीक है। तो आज का ये हमारा अंतिम और लास्ट टॉपिक है। इसके बाद फिर हम चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे। तो चलिए देखिए, ये आपके सामने जो चित्र है दिख रहा है, इसे हम बोलते हैं क्या? बांडी ग्राफ जनित्र। क्या बोलते हैं बेटा इसे? बांडी ग्राफ जनित्र। जनित्र का मतलब होता है जनरेटर। जनित्र का मतलब क्या होता है? जनरेटर। और जनरेटर आप लोगों ने देखे होंगे, देखे है ना। तो जनित्र का मतलब जनरेटर होता है। ये बांडी ग्राफ जनित्र है, और इस मशीन का जो उत्पादन है, जो निर्माण है, ठीक है ना। इस मशीन की खोज किसने की थी? इसे बनाया किसने था? इसे बनाया था सर आरजे, है ना, सर आरजे बांडेग्राफ। बांडे या बांडी लिख दो, सर आरजे बांडी ग्राफ। इनने इनका निर्माण किया था, और वो भी कितने में किया था? सन 1900 कितने में? 31 है ना। तो मैं ना कुछ किताब नहीं खोल पाते, पढ़ भी से पहले। ठीक है। तो सन 1931 में सर आरजे बांडीग्राफ, कोई बांडीग्राफ कहता है, एक बार डे बोलता है, कोई बांडीग्राफ, है ना। तो सन 1931 में सर आरजे बांडीग्राफ ने इस मशीन का निर्माण किया था, जिसे हम, जो ये बांडीग्राफ जनित्र के नाम से फेमस हुई, उन्हीं के नाम पर, ठीक है ना। जनित्र मीन्स क्या हो रहा है? जनरेटर। तो ये बेटा आपका क्या है? ये जनरेटर है। ओके, चलिए अब हम देखते हैं कि इसकी परिभाषा कैसे लिख सकते हैं। जैसे आपसे किसी ने पूछा, या एग्जाम में पूछा गया कि बांडी ग्राफ जनित्र किसे कहते हैं, ठीक है। पूछा गया बेटा कि बांडी ग्राफ जनित्र किसे कहते हैं। तो क्या है? बांडी ग्राफ जनित्र एक विद्युत उत्पादक मशीन है। क्या है? बांडी ग्राफ जनित्र एक विद्युत उत्पादक मशीन है, यानी विद्युत का उत्पादन करती है, लाइट को बनाती है। ये मशीन आप लोगों ने बड़े बड़े जो बांध होते हैं, बांध पर भी आपने देखा होगा। जैसे हम बोलते कि ये 5 गेट का है, ये 10 गेट का है, ये 23 गेट का है, गेट जैसे बने रहते हैं। यही है बांडी ग्राफ जनित्र, यही है। कहा? हाँ, बांधों पे रहती है। बांध पे, बांध का मतलब क्या होता है? बांध पे लाइट बनती है, वहीं पर जो मशीन रहती है। हाँ, सुजाला का नहीं है पता, लेकिन वो जनरेटर अलग है, ये अलग है, ये मशीन बनाने वाली, ठीक है। वो भी लाइट बनाता है, लेकिन ये थोड़ा अलग है। तो विद्युत बांडी ग्राफ जनित्र जो है, वो एक विद्युत उत्पादक मशीन है, जिसकी सहायता से हम 10 मिलियन, कितना मिलियन? 10 मिलियन या उससे भी अधिक का विभवांतर उत्पन्न कर सकते हैं।
10 मिलियन या उससे अधिक। अब 10 मिलियन का मतलब क्या होता है? 10 लाख। आजकल लाख को मिलियन बोलते हैं ना, बोलते हैं? हाँ, 1 मिलियन है। हाँ, तो 1 करोड़। अब देखो किसी किसी बुक्स में लिखा रहता है 10 लाख और किसी किसी बुक्स में लिखा रहता है 10 मिलियन। अब ऐसा लिखा रहता है, ठीक है, तो कंफर्म नहीं है, लेकिन हम तो इतना कह सकते हैं कि 10 लाख या उससे अधिक विभवांतर उत्पन्न किया जा सकता है। किसके द्वारा? बांडी ग्राफ जनित्र के द्वारा। समझ में आई चीजें? हम इसके आपको सब बताएंगे, संरचना, कार्य विधि, उपयोग दोष सब कुछ बताएंगे, सिद्धांत टेंशन नहीं लेने का। ठीक है, तो एक बार फिर सुन लो कि सन 1931 में सर आरजे बांडे ग्राफ ने एक विद्युत उत्पादक मशीन का निर्माण किया। ठीक है, जिसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं? 10 लाख या उससे अधिक का विभवांतर उत्पन्न कर सकते हैं। यह है भैया बांडी ग्राफ जनित्र। अब लिखना अपनी भाषा में, तुम तो बस याद बस कर लो कि इसमें होत का है, समझ रहे? अपनी भाषा में लिखना जरूरी नहीं है, अगर रट के बिल्कुल एक एक शब्द उसी का लिखो बुक का, ऐसा नहीं है। आपको ध्यान रखना है, बस इतना ध्यान रखना है कि सन रखना 1931 में। नाम क्या है? सर आरजे बांडे ग्राफ ने। अब ये मशीन है, ये क्या करती है? विद्युत का उत्पादन। तो विद्युत उत्पादन करने वाली एक मशीन का निर्माण किया, जिससे हम कितना विभवांतर उत्पन्न कर सकते हैं? 10 लाख या उससे अधिक का विभवांतर उत्पन्न कर सकते हैं। यही तो बांडी ग्राफ जनित्र है। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई है सबको? अब तो परिभाषा इसकी सीख लोगे ना। अब देखिए, अब आते हैं हम काय पे, पहले संरचना पर, सिद्धांत की बात में करेंगे, है ना। पहले इसकी संरचना देखते हैं कि संरचना यानी ये बना कैसे है, क्या क्या है इसमें, कैसे कैसे बना है। याद करते जाओ, ध्यान से सुनते जाओ, तो अभी समझ में आ जाएगा, फिर बाद में याद नहीं हुई है। इसमें क्या होता है बेटा कि ये गोला देख रहे हैं ना आप, ऊपर वाला गोला, ये धातु का एक खोखला गोला होता है। क्या होता है? धातु का एक खोखला गोला होता है, और जिसका व्यास कितना होता है? 5 मीटर। व्यास कितना होता है? 5 मीटर। अब सोचो तुम, आप हमें ये बताइए कि 1 मीटर कितना बड़ा होता है? 1 मीटर इतना तो होती ही, इतना। हम फुट और इंच नहीं पूछ रहे, हम लंबाई पूछ रहे। 1 मीटर इतना तो होती उज्ज हो तुझे। अब इतने इतने कितने? 5 मीटर जाना, तो 5 मीटर व्यास को गोला है। अब तुम कल्पना करो कि कितना बड़ा गोला होगा। कल्पना करो कितना बड़ा गोला होगा धातु का खोखला, 5 मीटर का बता रहे हैं। तो इसमें क्या होता है कि 5 मीटर का गोला होता है, जिसका नाम क्या है? एस। ठीक है, जिसको हम क्या नाम दे रहे हैं? एस दे रहे हैं, लिख रही हमने यहाँ पे, इसको हम एस दे रहे हैं, है ना। तो आप बताओ, क्या 5 मीटर का गोला, इतना बड़ा गोला तुम उठा लोगे अपने हाथों से? नहीं उठा पाओगे ना, क्योंकि वो गोला तो होगा बहुत बड़ा। 5 मीटर कुछ कहलाता है। ठीक है, 5 मीटर का एक गोला होता है, वो भी खोखला होता है, और कैसा होता है? धातु का होता है, जो 15 मीटर स्टैंड। अब सोचो, जो विद्युत रोधी स्टैंड है, स्टैंड की लंबाई कितनी है? 15 मीटर। स्टैंड की लंबाई कितनी है? देखो, ये स्टैंड है, पी और पी डैश, ये खड़ी ना, ये स्टैंड है, ये स्टैंड है। तो 15 मीटर विद्युत रोधी स्टैंड पर टिका होता है जी गोला। मतलब वो 15 मीटर मोटी स्टैंड होती है, उस पर रखा होता है ये अर्धगोला। अब सोचो आप कि 5 मीटर व्यास को तो गोला होगा, और 15 मीटर ऊंची स्टैंड हो गई। कितनी ऊंची स्टैंड हो गई? 15 मीटर। अब 15 मीटर कितना कहलाता है? अब जैसे ये लेंटर है, ये भी कितना? 12 फुट होगा, होगा कि नहीं? ये 12 फुट होगा। और मीटर की बात करें तो 1 फुट में कितने मीटर हो? वो 1 मीटर में कितने फुट होते? 3 फुट होते। तो 15 से 45 फुट है, 3 साढ़े 3 हो शायद।
हाँ चलो जितना भी होगा, तो देखो अपन मीटर में बात कर ले तो 15 मीटर काफी होता कि नहीं। तो 15 मीटर ऊंची स्टैंडों पे टिका है ये 5 मीटर धातु का खोखला गोला, 5 मीटर व्यास के धातु का खोखला गोला। अब तुम कल्पना करो कि कितनी ऊंची हो गई डीजे मशीन, हो गई हुई है कि नहीं। अब हमें आप एक बात बताओ इसमें कि जो धातु का जो गोला है ये 5 मीटर ही क्यों लिया, इससे ज्यादा का भी तो, इससे कम का भी तो ले सकते थे। क्या जरूरत थी 5 मीटर व्यास का गोला लेने के लिए, उतना बड़ा कौन उठाएगा। छोटा सा बना दे, कोई भी रसोड़ा उठा लेता, लाइट बना लेता कि नहीं। तो इन्होंने 5 मीटर ही क्यों लिया, इसका एक बहुत अच्छा सा रीजन है। आपने गोलीय चालक की धारिता पढ़ी, अध्याय 2 में पढ़ाई हमने, जो अध्याय जो चैप्टर चल रहा है इसी में गोलीय चालक की। जब जैसे हमने कोई गोलीय चालक लिया था और उसको हमने प्लस क्यू आवेश दिया था, तो वो उसके पृष्ठ पर समान रूप से क्या हो गया था, वितरित हो गया था। तो गोलीय चालक की धारिता हमने निकाली थी, क्या निकली थी, C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्या निकली थी, R। बताइए यही निकली थी कि नहीं। अब ये क्या है, ये एक अनुपातिक नियतांक है। क्या है ये, नियतांक। इसको हटाएंगे तो C अनुक्रमानुपाती क्या होगा, R के। C अनुक्रमानुपाती है R के, यानी धारिता किसके अनुक्रमानुपाती है, त्रिज्या के। इसका मतलब क्या है कि त्रिज्या जितनी ज्यादा होगी उस उपकरण की धारिता भी उतनी ही ज्यादा होगी। चालक की त्रिज्या जितनी ज्यादा हुई है उसकी धारिता भी उतनी ही ज्यादा हुई है। तो इसलिए इस गोले को हम जितना बड़ा बनाएं उतनी ज्यादा उसकी कैपेसिटी बढ़ जाए और उतनी ज्यादा वो आवेश को क्या कर लेगा, इकट्ठा कर लेगा। तो हमने क्या बोला कि 10 लाख या उससे अधिक विभवांतर को क्या करता है, ये उत्पन्न करता है। तो विभवांतर ज्यादा से ज्यादा 10 लाख से अधिक विभवांतर उत्पन्न कर दो तो धातु का गोला 5 मीटर का होना चाहिए। अगर हम गोला को छोटा कर देंगे तो उसकी कैपेसिटी नहीं घट जाएगी, धारिता घट जाएगी कि नहीं, फिर वो कम विभवांतर उत्पन्न करेगा ना। जैसे भैया उसकी क्षमता कम हो जाए तो विभव कम उत्पन्न नहीं करे, वो करेगा कि नहीं करेगा, हाँ ना तो बोलते जाओ, ठीक है ना। इसलिए इस सूत्र के आधार पे जितना बड़ा हो सके धातु का गोला हम उतना बड़ा व्यास का बनाते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा विभवांतर उत्पन्न कर सके। तो यही रीजन है कि इतना बड़ा गोला लेने की, वरना हम छोटा सा गोला भी ले सकते थे, ठीक है। आजकल देखो अपन इतने बड़े पंखन से ले रहे हैं हवा, छोटे छोटे बच्चे को इतनी सी छोटी सी बैटरी ले यार, वो हल्की सी पंखुड़ी लगा यार, और बटन हो गए चालू करे, पंखा घुमाओ सब जगह, और फिर देखिए ना छोटी छोटी सी 40-50 बच्चा की बैटरी आ यार, पंखी सी आ जाए छोटी। तो इसको हम छोटा भी बना सकते थे, लेकिन फिर विभवांतर उतना ज्यादा उत्पन्न नहीं करेगा, क्योंकि गोलीय चालक की धारिता हमेशा उसकी त्रिज्या के अनुक्रमानुपाती होती है, ठीक है। जब तक गोला की त्रिज्या नहीं बढ़ेगी तब तक उसकी कैपेसिटी नहीं बढ़ेगी। इसलिए हमने क्या किया कि 5 मीटर व्यास लिया, जिससे त्रिज्या कितनी हो गई, 2.5 मीटर। 2.5 मीटर त्रिज्या कह सकते हो या 5 मीटर व्यास कह सकते हो, उसका क्या है, ये खोखला गोला। तो इसमें 5 मीटर व्यास का धातु का एक खोखला गोला एस होता है जो 15 मीटर ऊंची विद्युत रोधी स्टैंड पर क्या होता है, टिका होता है या रखा होता है। तो जो स्टैंड आपको दिख रही है इनका नाम क्या है, पी और पी डैश। ये विद्युत रोधी है। विद्युत रोधी का मतलब है, विद्युत रोधी मतलब विद्युत की कुचालक, ठीक है। अब जैसे स्टैंड पर धातु को गोला रखो, अब स्टैंड को विद्युत रोधी बनाओ नहीं है। जैसे मान के आपके पास कोई उपकरण है, कूलर ही है, या फिर आपके पास कोई फ्रिज वगैरह है, तो उसकी जो स्टैंड लाते हो काय की लाते हो, प्लास्टिक की या रबड़ की, होती ना विद्युत रोधी। कोई भी चीज हो सबकी विद्युत रोधी। तो विद्युत रोधी 15 मीटर ऊंची स्टैंड पर क्या होता है, जी टिका होता है। अब आगे देखो, इसमें जो P1 और P2 ये क्या है, ये घिरनियां हैं दो। P1 और P2 का है, इसमें दो घिरनियां हैं। घिरनी जानते, घिरनी नहीं जाना था तो वही बताएं। P1 और P2 क्या है, इसमें दो घिरनियां हैं जिन पर, किस पर, इन घिरनियों पर जिन पर विद्युत रोधी रबड़ का या प्लास्टिक का क्या लगा होता है, एक बेल्ट लगा होता है।
ये बेल्ट लगा है, देखो ऊपर से यहाँ नीचे तक क्या लगा है, ये बेल्ट लगा है। ये विद्युत रोधी है बेल्ट, रबड़ का भी हो सकता है, प्लास्टिक का भी हो सकता है, चमड़े का भी हो सकता है। इसे समझने के लिए आपने चक्की देखी, चक्की के बगल में एक छोटी मोटर रख, वो मोटर पे बेल्ट चढ़ोरत पट्टो, और वो पट्टो चक्की के एक पार्ट पे चढ़ोरत, और वो मतलब बा मोटर चलत तो वो बेल्ट घूमत, तो वो बेल्ट की सहायता से चक्की के जो पार्ट हैं वो भी क्या होते हैं, घूमते हैं। अब आपने थ्रेसर देखी, थ्रेसर में भी हम क्या करत, थ्रेसर में भी एक बेल्ट टाइप को लगुरत है सो घुमावे के लाने, और जैसी वो लाइट से बेल्ट घूमत मतलब छोटी मोटर घूमत उसके संग बेल्ट घूमत, सो बड़ी मशीन में जो वो है ना वो गोल गोल वो भी का घूमत, मशीन के अंदर वो है उसको भी घुमाता है। तो ऐसे ही इसमें कि ये बेल्ट चढ़ा है, इस घिरनियों के माध्यम से ये बेल्ट क्या करेगा, घिरनियों को घुमाएगा, क्या करेगा, घिरनियों को घुमाएगा, ये घिरनी पे घूमेगा ये बेल्ट। तो इसमें दो घिरनी है बेटा, कौन कौन सी है, P1 और P2 है, और जिस पर क्या है, रबड़, चमड़ा या प्लास्टिक का क्या चढ़ा हुआ है, विद्युत रोधी बेल्ट चढ़ा हुआ है। क्लियर है इतनी बात? आगे देखो, अच्छा जो अब देखो घिरनी जो P1 है, घिरनी P1 का संबंध हमने कहां से कर दिया है, मोटर से। घिरनी P1 का संबंध कहां से कर दिया है, P2 सॉरी, हाँ P1 ऊपर P2, घिरनी P2 का संबंध कहां से कर दिया हमने, मोटर से, विद्युत मोटर। अब हमें ये बताइए कि जब मोटर नहीं होगी तो उसको घुमाएगा कौन, अपन घुमाएगा हैं, हम आप घुमाएगा उसको, घिरनी को घुमाने के लिए मोटर तो चाहिए कि नहीं चाहिए, कहां से घूमेगी वो। तो इन्होंने क्या किया कि इसको घिरनी P2 से, P2 का संपर्क कैसे कर दिया, मोटर से कर दिया, ताकि हम मोटर चालू करेंगे तो इस मोटर की सहायता से घूमने लगेगा, ये घिरनी यहाँ घूमने लगेगी और बेल्ट भी क्या होगा, घूमने लगेगा। कोई दिक्कत इतने में? अब चलिए आगे चलते हैं। इसमें क्या होता है, C1 और C2 दो कंघियां होती हैं, C1 और C2 क्या होती है, दो कंघियां होती हैं, कंघी, ठीक है। अब कंघी क्या होती है, कंघी तुम जान सकते हो, अपन जैसे अपन बाल उछो कंघी करे ना बालन में, तो उसके भी दांत ऐसे रहते, पतले पतले दांत ऐसे, दांत का नहीं, कंघी के। तो ऐसे इसको हम क्या मानते हैं, इनको कंघी मानते हैं, ठीक है। C1 और C2 दो कंघियां होती हैं जिनके सिरे कैसे होते हैं, बिल्कुल नुकीले, सिरे कैसे होते हैं, नुकीले। अब इन कंघियन के नुकीले सिरे काय हो, इसका भी रीजन है। कंघियन के नुकीले सिरे इसलिए होते हैं कि आपने पढ़ा होगा कि जब आवेश का वितरण, ठीक है ना, जब आवेश का वितरण किसी चालक के कैसे होता है, पृष्ठ पर होता है। जब आवेश का वितरण किसी चालक के पृष्ठ पर होता है तो उसकी प्रति एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश की मात्रा को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। ध्यान है कि भूल गए? जब आवेश का वितरण बेटा किसी चालक के पृष्ठ पर होता है तो उसकी प्रति एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश की मात्रा को हम क्या कहते हैं, पृष्ठीय आवेश घनत्व। यानी हम क्या कह सकते हैं कि सिग्मा बराबर क्या होता है, Q अपॉन A। सिग्मा बराबर क्या होता है, Q अपॉन A होता है। इसका मतलब क्या है कि A क्या है आपका क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल कहाँ है, ऊपर है कि नीचे, नीचे है, तो क्षेत्रफल बढ़ेगा तो पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होगा, घटेगा, उल्टा होगा ना। और यदि क्षेत्रफल का मान घटेगा तो पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होगा, बढ़ेगा। अब जब मशीन है, इस मशीन को क्या करना है, विभवांतर उत्पन्न करना है, क्या करना है, विभवांतर। तो पृष्ठीय आवेश घनत्व में जाना चाहने हैं कि नहीं, जितना ज्यादा पृष्ठीय आवेश घनत्व हो उतनी ज्यादा आवेश क्या होगा, इस गोले पर फैलेगा, उतनी ज्यादा आवेश उत्पन्न होगा कि नहीं होगा। तो हमें पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या चाहिए, ज्यादा से ज्यादा। अब पृष्ठीय आवेश घनत्व में जाना चाहिए तो क्षेत्रफल का मान क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। क्षेत्रफल का मान क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, तभी तो पृष्ठीय आवेश घनत्व ज्यादा उत्पन्न होगा। और अगर क्षेत्रफल बढ़ जाएगा तो पृष्ठीय आवेश घनत्व का मान क्या होगा, घट जाएगा। और पृष्ठीय आवेश घनत्व घटा तो आवेश की मात्रा भी घटेगी, और आवेश की मात्रा घटी तो विभवांतर कम उत्पन्न होगा कि नहीं होगा। तो तुम्हें क्या करना है कि ज्यादा से ज्यादा विभवांतर उत्पन्न करना है, तो पृष्ठीय आवेश घनत्व का मान कैसा होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए।
और पृष्ठीय आवेश घनत्व का मान ज्यादा होना चाहिए तो क्षेत्रफल का मान क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। और जबकि जो कंघी C1 है यहीं से क्या होता है, आवेश उत्पन्न होता है। आवेश कहां से उत्पन्न होता है, कंघी C1 से। तो कंघी तो कंघी जो C1 है तो इसके जो सिरे इसीलिए नुकीले बनाए जाते हैं, क्योंकि नुकीले सिरे बनाएंगे तो उनका क्षेत्रफल घट जाएगा। समझ रहे? अब तुम कोनो इतना बड़ा इतनी बड़ी छड़ ले लो तो उसका क्षेत्रफल ज्यादा रहे, और कोनो इतनी पतली सी कील ले लो उसका क्षेत्रफल कम रहेगा। तो अब बताइए कि कील का आवेश घनत्व ज्यादा रहेगा कि छड़ का? कील का रहेगा, क्योंकि कील का सिरा क्या है, नुकीला है, इसलिए उसका क्षेत्रफल क्या है, घट गया है। अब तुम इतनी मोटी राड ले लो तो राड का सिरा मोटा हो जाएगा तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्षेत्रफल बढ़ेगा तो पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या हो जाएगा, घट जाएगा। रीजन समझ में आई? समझ में आया रीजन की नहीं? तो बेटा यही रीजन है कि इस कंघी को हम क्या करते हैं, इसके सिरे जो हैं वो कैसे होते हैं, पतले नुकीले सिरे ले लेते हैं कि ताकि क्षेत्रफल घट जाए। ठीक है, तो जो C1 और C2 क्या है, दो कंघियां हैं। C1 को कहते हैं हम क्या, उत्सर्जक कंघी। C1 को क्या कहते हैं, C1 को उत्सर्जक कंघी। ठीक है, एक काम कर रहे हैं हम आपको लिख के बता रहे हैं, ऐसे आपकी समझ में नहीं आया भूल जाओ। देखो S क्या है, धातु का खोखला गोला है ना। S क्या है, धातु का खोखला गोला। क्लियर? अभी के बाद PP डैश क्या है, PP डैश है आपकी स्टैंड। क्या है, विद्युत रोधी स्टैंड। विद्युत देखा चाहिए आशीष, वीडियो बन रही, विद्युत रोधी स्टैंड PP डैश है। अच्छा, इसके बाद P1 बा P2, ये क्या है, घिरनिया। ये क्या है बेटा, घिरनिया। ठीक है, अब क्या है, M क्या है, विद्युत मोटर। इनके नाम आना चाहिए तुम्हें। M क्या है, विद्युत मोटर। C1 क्या है, फुहार कंघी। फुहार कंघी, या दूसरा नाम है इसका उत्सर्जक कंघी। उत्सर्जक कंघी। ठीक है, इसको फुहार कंघी क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो आवेश को उत्पन्न करती है, यानी आवेश की क्या करती है, बौछार करती है। तो बौछार काय में हो, फुहार में हो। फुहार ने बोला जिससे अपन बोलते फुब्बारे, फुब्बार को फुहार नहीं बोला, तो बस तो इसीलिए फुहार कंघी बोलते हैं। इसका दूसरा नाम फुहार कंघी इसलिए है कि ये क्या करती है, आवेश का बौछार करती है, जैसे C1 कंघी। ठीक है, इसलिए इसको फुहार कंघी बोलते हैं, या उत्पन्न करती है, इसको क्या कहते हैं, उत्सर्जक कंघी भी कहते हैं। लेकिन जो C2 है ना, जा उसको ग्रहण कहता है आवेश को, जा आवेश को अपनी तरफ खींचन, ग्रहण कर, इसलिए इसको बोलते हैं हम संग्राहक कंघी। क्या बोलते हैं, संग्राहक कंघी। C2 होता है आपका C2 होता है बेटा आपका संग्राहक कंघी। ठीक है, और HT क्या है, उच्च तनाव की बैटरी। HT माने हाई टेंशन, उच्च तनाव वाली बैटरी। उच्च तनाव वाली बैटरी। अब बेटा बैटरी बनाई नहीं है ST लिख दिया, लेकिन उच्च तनाव वाली बैटरी है। ठीक है, और कंघी जो C1 है ना, इस C1 का संबंध
इस बैटरी के धन सिरे से किया जाता है। कहां से किया जा रहा है? इस बैटरी के धन सिरे से। जी आपको ध्यान रखना है इतना, ठीक है। और अच्छा ये टी क्या है? टी, केवल टी, केवल टी क्या है? टैंक। काय का टैंक? वो भी लोहे का। टी जो पूरो टी है, पूरो, हाँ जो बंद है जौन से, टी लोहे का क्या है? टैंक। देखो जैसे एक गोला पे क्या हो रहा हो, एक पृष्ठ पे आवेश फैल रहा हो। अब जो धातु का है, अगर हम इसको टैंक में बंद ना करें तो पूरे आवेश को क्षरण ना हो जाए, आवेश का क्षरण हो जाएगा। जब आवेश नहीं बचेगा तो विभवांतर कैसे उत्पन्न होगा? इसलिए हम क्या करते हैं, इसको लोहे के टैंक में हम बंद कर देते हैं। और बंद करने के बाद फिर भी उसमें थोड़ा सा मतलब मामूली सा थोड़ा मोड़ा आवेश क्षरण हो ही जाता है। तो थोड़ा मोड़ा आवेश का क्षरण होता है तो उसके लिए क्या करते हैं हम, कि उसका जो टैंक का संबंध है वो कहां से कर देते हैं? पृथ्वी से। ताकि थोड़ा मोड़ा यदि आवेश क्षरण होता भी है तो वो कहां चला जाएगा? सीधा पृथ्वी में चला जाएगा, बाकी आवेश सेफ रहेगा। और जब एकाऊ बंद नहीं करें तो फिर तुम्हें बूंद भर आवेश नहीं बचेगा। समझ आएगा नहीं? इसलिए तो इतनी चीजें हैं भैया अपने बांड की रात। और कछु का छूट का हो तो बताओ आप, हैं? कुछ नहीं छूटा? हाँ ठीक है ना। तो देखो इधर समझ में आ गई संरचना। अब संरचना लिख लो, अब दिक्कत तो नहीं है कछु, लिख लोगे? समझ गए? एस का है धातु का गोला है 5 मीटर व्यास का। पीपी डैश क्या है? ये स्टैंड है। P1 और P2 क्या है? गिरनियां हैं। इस पे रबड़ का या रेशम का क्या चढ़ा हुआ है? बेल्ट चढ़ा हुआ है। गिरनी P1 का है, हाँ रेशम का, रबड़ का, प्लास्टिक का, कुछ भी हो सकता है, चमड़े का है। बेल्ट तो कछु को भी बना ले, समझ रहे हैं? हाँ विद्युत तो जाना कछु को बना लो। अच्छा गिरनी P2 को संबंध कैसे कर दे? मोटर से कर दिया जाता है। C1 और C2 क्या है? दो कंघियां हैं। C1 को संग्राहक कंघी और C2 को क्या बोलते हैं? नहीं, C1 को उत्सर्जक कंघी और C2 को बोलते हैं संग्राहक कंघी, ठीक है ना। और ये ST क्या है? उच्च तनाव की बैटरी है। और T क्या है? पूरा टैंक है, जिससे क्या है बांड के यूनिट को बंद किया गया है। और इसका संबंध कहां से कर दिया है हमने? पृथ्वी से। संरचना आपके पास लिखी है पूरी, कोई दिक्कत नहीं, हमने बता दी शॉर्ट में, ठीक है। संरचना हो गई। अब है सिद्धांत। अब क्या है इसका? सिद्धांत है। तो सिद्धांत भी कुछ नहीं है, सब इसी पे आधारित है। पढ़ो सिद्धांत को एक बार, पढ़ो जल्दी। हाँ हम्म 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 ठीक है। तो सिद्धांत भाई हमने बोला ना, यही हमने बताई थी कि नुकीले सिरों पर क्या होता है? पृष्ठीय आवेश घनत्व ज्यादा होता है, जिससे वायु क्या होती है? उसके संपर्क में आती है, ठीक है। और उससे क्या होता है? प्रतिकर्षित होकर नुकीले सिरे से और सीधी कहां चली जाती है? ऊपर की ओर। तो अब जो सब क्रिया विधि हम तुम्हें जब क्रिया विधि बताएं वो हम सब बताएं तुम्हें, ठीक है। मतलब सिद्धांत पूरा क्रिया विधि पे आधारित है। सिद्धांत क्या है? पूरा क्रिया विधि पर आधारित है। अगर आपने कार्य विधि समझ ली, समझ रहे, अगर आपने कार्य विधि समझ ली तो सिद्धांत में अपने आप समझ में आ जाए, क्योंकि वही सब सिद्धांत में लिखा है। तो हम चल रहे सीधे काय पे? कार्य विधि पे। काय पे चल रहे हैं हम? कार्य विधि पे। अब देखिए कार्य विधि कैसी लिखना है। इसमें क्या होता है कि सबसे पहले हम क्या करते हैं? मोटर को चालू करते। समझो क्रिया विधि ध्यान से क्या है इसकी। सबसे पहले क्या करते हैं? विद्युत मोटर को चालू करते। किसको करते चालू? विद्युत मोटर को स्टार्ट करते हैं। और जैसे विद्युत मोटर को हमने ऑन किया तो जो गिरनियां हैं इनके सहारे बेल्ट क्या होता है? घूमने लगता है। अब बेल्ट घूम गया। अच्छा अब जो टैंक भरा हुआ है, जो टैंक है, इस टैंक के अंदर थोड़ी सी भर दी जाती है वायु। थोड़ी सी क्या भर दी जाती है? वायु। इस टैंक के अंदर थोड़ी सी वायु भरी जाती है, जौन सी भी गैस भरी जाती है वायु भरी जाती है ना। अब क्या होता है कि जैसे ही तुमने मोटर को स्टार्ट किया
और क्या हो गया कि बेल्ट घूमने लगा। अब बेल्ट घूमने लगा तो क्या है, अच्छा जो कंघी है ना आपकी, क्या नाम है उसका, फुहार कंघी या उत्सर्जक कंघी C1, इसका संबंध कहाँ होता है, उच्च तनाव की बैटरी के धन सिरे से। कहां से होता है, उच्च तनाव की बैटरी के धन सिरे से। अब ये बताइए कि कंघी का संबंध जब प्लस सिरे से होगा, धन सिरे से होगा, तो कंघी कैसे होगी, धनावेशित होगी क्या नहीं। और अगर उसका संबंध ऋण सिरे से होता तो कंघी कैसी हो जाती, ऋणावेशित। ये तो आपको पता ही है कि कोई भी जैसे चालक है, अब वो अगर धन सिरे से कन्वर्ट होगा, ठीक है ना, तो उस पर धनावेश होगा, और ऋण सिरे से क्या होगा, कन्वर्ट होगा तो एडजस्ट होगा, तो क्या होगा उसमें ऋणावेश उत्पन्न होगा। क्लियर है, तो इतनी चीजें आपको ध्यान करना है, तो इस पर धनावेश होगा। अब जैसे ही बेल्ट घूमने लगा तो बेल्ट के साथ क्या आए, वायु के कण आए। बेल्ट के साथ क्या आया, वायु के कण आए। अब जब वायु के कण आए तो जब जैसे यहाँ पे आते हैं वायु के कण, यहाँ पे, ठीक है, तो इसमें धनावेश है, तो इसके प्रभाव से ये भी क्या हो जाती है, वायु के कण धनावेश हो जाते हैं, ठीक है ना। वायु के कण जैसे ही आए घूम के इसके साथ, बेल्ट के साथ, तो यहाँ पे आ गए कंघी के सामने। अब चूंकि कंघी पे क्या है, धनावेश, अब वायु के कण भी कैसे होगा, संपर्क में आ गए, धनावेश है। क्योंकि ये तो आपको पता है, ठीक है ना, ये तो आपको पता है कि इसमें क्या होती है, विद्युत प्रेरण की क्रिया होती है। अगर कौन भी चीज है, जैसे कछु भी चीज है, अगर किसी आवेशित चालक के संपर्क में आएगी तो वो भी कैसी हो जाती है, आवेशित हो जाती है। जब हम पहले पढ़ा चुके ना स्थिर विद्युत प्रेरण में, तो यही है कि वायु के कण जैसे ही यहाँ पे आए कंघी C1 के सामने, तो कंघी धनावेशित थी, ये भी क्या हो गई, धनावेशित हो गया। अब जब वायु के कण धनावेशित हो गए और कंघी भी धनावेशित है, तो आपको पता है कि दोनों में आवेश कैसे हो गए, समान हो गए। दोनों में आवेश कैसे हो गए, समान हो गए। तो सजातीय आवेशों में क्या होता है, प्रतिकर्षण। तो अब जो कंघी और वायु के कण है उसमें क्या होगा, प्रतिकर्षण। क्या होगा, दोनों के आवेशों में प्रतिकर्षण। तो कंघी में उपस्थित जो धनावेश है, चूंकि वो क्या है, ज्यादा मात्रा में है, वो क्या है, ज्यादा मात्रा में, तो कंघी का जो आवेश है, ठीक है, वो इसको धक्का देगा। किसको देगा, वायु के कण को। जो धनावेशित हो चुके हैं उनको देगा धक्का, तो वे कहां चले जाएंगे फिर, ऊपर, क्योंकि यहाँ तो बेल्ट है, झिल्ली को पार करके थोड़ी निकल जाए, तो कहां जाएंगे वे, ऊपर की तरफ। इसे हम क्या कहते हैं, विद्युत पवन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं कि मतलब जो वायु है, जो वायु के कण है, वो आवेशित हो जाए और आगे बढ़ जाए, तो उसे क्या कहते हैं, विद्युत पवन कहते हैं। मतलब कहते हैं कि विद्युत पवन क्या हो गई है, चलने लगती है, ठीक है, इसे विद्युत पवन कहते हैं। अब जब वायु के कण कहां जाएंगे, ऊपर जाएंगे बेल्ट के सहारे। तो देखो ये बेल्ट पे आपको धनावेश दिख रहे, कहीं दिख रहे बेल्ट पे प्लस प्लस। देखो इस बेल्ट पे यहां से लेकर ऊपर तक क्या है, प्लस प्लस। मतलब यहाँ पे वायु के कण हैं, ये कैसे हो गए, धनावेशित हो गए, और ये बेल्ट के सहारे कहां जा रहे, ऊपर जा रहे हैं। अब देखिए, अब जो कंघी C2 है, कंघी C2 में ताक में बैठी है थी, ठीक है ना, कंघी C2 है, वो ताक में बैठी है थी कि कब धनावेशित आउट और कब हम उसको छोड़ाऊ, ठीक है ना। जैसे जिगे रसगुल्ला पसंद होए, वो बिल्कुल ताक में बैठो है कि कब बगल वाले की थाली पे रसगुल्ला आउट और कब हम छोड़ा के खा जावे, समझ है। और पंगतन में ऐसा जो हो खाना वाना हो, सब बगल वाले से गेट के रसगुल्ला पसंद है, तुम 2 मंगा लियो, 2 मंगा ले, हम सब तुम्हारे भी हम ले लें, करना के नहीं कि 2 हम मंगा लें, 2 तुम मंगा लिए, सब तुम्हारे भी हम ले लें, ऐसी हो। तो बस, तो ये बिल्कुल क्या है, कंघी C2 वही ताक में बैठी थी कि कब रसगुल्ला आवे और कब हम खावे। तो ऐसे जैसे वायु के धनावेशित होकर गए, तो इसने क्या किया, इसका नाम ही है संग्राहक कंघी। तो C2 ने इसको क्या कर लिया, ग्रहण कर लिया। C2 ने क्या कर लिया, ग्रहण कर लिया। अच्छा, एक चीज और है, विद्युत में ये होता है कि जो चालक धनावेश को ग्रहण करता है, वो वहां पर ऋणावेश को छोड़ देता है। क्या करता है, वो ऋणावेश को छोड़ देता है, ठीक है ना। तो ये भी विद्युत प्रेरण की क्रिया से होता है। तो इसने क्या किया, पूरे धनावेश को ग्रहण कर लिया, यानी कंघी C2 के सामने वाला भाग है वो धनावेश चला गया, उस पर क्या हो गया, अब ऋणावेशित हो गया, वो भाग कैसा हो गया, ऋणावेशित हो गया। और इसने क्या किया कि धनावेश को पूरे धनावेश को ग्रहण करके, ठीक है ना, और जो गोला है इसके बाहरी पृष्ठ पर क्या कर दिया, फैला दिया, बाहरी पृष्ठ पर क्या कर दिया, फैला दिया। कंघियों का करने
उसका काम ही है कि हम धनावेश को ग्रहण करेंगे और बाहरी सतह पर, गोला की जो बाहरी सतह है उस पर फैला देंगे, यही तो उसका काम है। ठीक है, तो उसने फैला दिया, तो इसको ग्रहण करके और थोड़ा मोड़ा का धनावेश बचा हो, मतलब ऐसे तनक मनक मात्रा बच जात का नहीं, तो थोड़ा मोड़ा धनावेश बचा, सो वो क्या हो गया, यहीं के यहीं समाप्त हो गया। जैसी बेल्ट आगे बढ़ा तो बेल्ट में क्या हो गया, थोड़ा मोड़ा धनावेश बचा है वो समाप्त हो गया, और क्या हो गया, उस पर फिर से ऋणावेश हो गया, फिर से बेल्ट क्या हो गया, ऋणावेश। ठीक है, एक चक्र पूरा हुआ। अब ऋणावेश बेल्ट फिर से घूम के आएगा, फिर वापस आएगा, फिर घिरनी सीवन के सामने आएगा, आएगा साथ में वायु के कण आएंगे, तो आएगा सामने, तो फिर क्या होगा, फिर से ये जो कंघी सीवन है वो उन कणों को क्या कर देगी, धनावेशित कर देगी। फिर प्लस प्लस में क्या होगा, पिटीकर्षण, फिर वो धनावेश लेके, तो पिटीकर्षण होगा तो वायु के कण धनावेश लेके कहाँ जाएंगे, धनावेश लेके कहाँ जाएंगे, कंघी C2 के सामने, फिर C2 उसको ग्रहण करेगी, फिर बाहरी सतह पे फैला देगी, थोड़ा मोड़ा आवेश बचेगा ऋणावेश, तो वो क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, और फिर से बेल्ट ऋणावेशित हो जाएगा, फिर वो घूम के आएगा। मतलब ये प्रक्रिया बार बार यही प्रक्रिया चलती है, और यही प्रक्रिया चलती जाती है। आवेश गोले के पृष्ठ पर इकट्ठा होता जाता है, और इतना आवेश इकट्ठा हो जाता है, इतना इकट्ठा हो जाता है कि जिसका विभवांतर कितना हो जाता है, 10 वोल्ट या उससे ज्यादा। हाँ, 10 लाख वोल्ट या उससे ज्यादा। ठीक है, इतना आवेश इसकी सतह पे फैल जाता है कि उसका जो विभवांतर है वो 10 लाख वोल्ट या उससे अधिक हो जाता है। तो भैया ये है बांडी ग्राफ जनित्र की कार्यविधि, ऐसा कार्य करता है। ठीक है, बताइए चीजें समझ में आई क्या नहीं, कछु दिक्कत तो नहीं है? जाना हो तो हम एक बार और बताएं दे रहे। ठीक है, आप जल्दी जल्दी सुन लो, अभी तक अपन ने आराम चले। इसमें क्या होता है, सबसे पहले हम विद्युत मोटर को स्टार्ट करते हैं, जिससे क्या होता है, घिरनियां अपने बेल्ट के साथ क्या करने लगती है, घूमने लगती है। ठीक है, अब घूमने लगती है, फिर क्या है, बेल्ट के साथ वायु के कण कंघी सीवन के सामने आते हैं। अब चूंकि कंघी सीवन का संबंध उच्च तनाव की बैटरी के धन सिरे से होता है, ठीक है, और इसके नुकीले सिरे पर पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होता है, अधिक होता है कि नहीं? तो मतलब पृष्ठीय आवेश घनत्व ज्यादा होगा और इस पर धनावेश होगा, तो धनावेश से क्या हो गया, जो वायु के जो कण हैं वो भी कैसे हो जाते हैं, कंघी सीवन के कारण धनावेशित हो जाते हैं। तो धन धन में यानी सजातीय आवेश में क्या होता है, पिटीकर्षण होता है। तो दोनों के अंदर पिटीकर्षण बल लगता है, किसके, वायु के कणों के और कंघी सीवन के। अब जब पिटीकर्षण बल लगता है तो वायु के कण धनावेशित होकर ऊपर की ओर चले जाते हैं, और जैसे ही कंघी C2 के सामने पहुंचते हैं तो कंघी C2 उसे ग्रहण करके और क्या कर देती है, गोले की बाहरी सतह पर फैला देती है, और थोड़ा मोड़ा जो कुछ भी आवेश बचता है वो समाप्त हो जाता है, और पुनः बेल्ट फिर से क्या हो जाता है, ऋणावेशित हो जाता है, और फिर घूमकर फिर कंघी सीवन के सामने आता है, फिर उसके भाग को धनावेशित कर देती है कंघी सीवन, फिर वो ऊपर जाता है, फिर उसको कंघी C2 ग्रहण करके और इसकी गोले की बाहरी सतह पर आवेश फैला देती है, और फिर से क्या हो जाता है, बेल्ट ऋणावेशित हो जाता है, फिर वापस आ जाता है। यह क्रिया बार बार क्या होती है, चलती रहती है। समझ गए, चीजें समझ में आई? इस प्रकार से यह क्रिया बार बार चलती रहती है। गोलीय पृष्ठ की सतह पर इतना आवेश फैल जाता है, इतना आवेश फैल जाता है कि जिसका विभवांतर 10 लाख वोल्ट या उससे अधिक हो जाता है। क्लियर? यह है भैया बांडी ग्राफ जनित्र की संरचना। समझ में आई? क्रिया विधि तो हमने आपको संरचना बता दिया, क्रिया विधि आपको बता दी है, परिभाषा बता दी है। अब आप सिद्धांत पढ़ लें, सिद्धांत भी आराम समझ में आ जाएगा। यही है कि इसका सिद्धांत क्या है, नुकीले सिरों पर आधारित है, क्योंकि किसी चालक के नुकीले सिरे पर क्या होता है, उसका पृष्ठीय आवेश घनत्व अधिक होता है, इसलिए, है ना। तो मतलब जो जो बातें लिखी वो हमने सब क्रिया विधि में बताई, आप देख सकते हो। ठीक है, वही सिद्धांत है, हम लिखवा तो रहे नहीं है, लिखना तो आपको है, तो अपनी बुक्स में से पढ़ लेना, लिख लेना, बता हमने सब दिया है। अब देखिएगा, अब बता रहे हम क्या इसके उपयोग, क्या बता रहे हैं हम इसके उपयोग, कि इसके उपयोग कहाँ कहाँ। तो पहला उपयोग तो जो ही है, सबसे बड़ा उपयोग तो यही है, क्या है कि जो 10 लाख तक को 10 लाख या उससे ज्यादा विभवांतर क्या कर देता है, उत्पन्न कर देता है, और लाइट की सबको जरूरत नहीं है। ठीक है ना। तो पहला उपयोग तो यही होगा कि बांडी ग्राफ जनित्र की सहायता से 10 लाख या उससे अधिक का विभवांतर, उससे अधिक वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न कर सकते हैं। पहला हो गया कि नहीं। अब दूसरे की बात करें तो दूसरा उपयोग आप कह सकते हो कि इससे क्या होगा, बांडी ग्राफ जनित्र की सहायता से हम प्रोटॉन, क्योंकि इसमें क्या धनावेश उत्पन्न होता है ना,
क्या होता है, धनावेश उत्पन्न। तो जो धनात्मक कण होते हैं उनको हम क्या कर सकते हैं, त्वरित कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, त्वरित कर सकते हैं। तो त्वरित करने में अब जो धनावेश क्या का होते हैं, प्रोटॉन है। प्रोटॉन कैसे होता है, धनावेश। जिसे ड्यूट्रॉन है तो ड्यूट्रॉन भी क्या होता है, धनावेश। अल्फा है, ड्यूट्रॉन उसी के अंदर रहता है, परमाणु के अंदर। जब जे होता ना नाभिकीय संलयन, नाभिकीय प्रखंडन होता, तो उसी में होता है परमाणु के अंदर ड्यूट्रॉन। प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन जो सभी रहते हैं। अपन ने पढ़े 3, लेकिन बहुत सी चीजें रहती हैं। और यदि कहीं चैप्टर में आएगा तो पढ़ाएंगे। और ड्यूट्रॉन के बाद प्रोटॉन होगा, ड्यूट्रॉन हो गए। जैसे अल्फा कण है तो अल्फा कण भी कैसे होते हैं, धनावेशित होते हैं। तो इन आदि मतलब इन सबको क्या होता है, त्वरित करने में इसका उपयोग किया जाता है। चीजें समझ में आई कि नहीं आई? काय में एक तो 10 लाख या उससे ज्यादा विभवांतर उत्पन्न करने में, और दूसरी चीज प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन और अल्फा कण आदि को त्वरित करने में। ठीक है, तो ये होगा 2 ठैया उपयोग इसके। और बुक्स में लिखे हो तो लिख लेना, वैसे हमारी समस्या 2 ही है। ठीक है ना। इसके बाद अगली बात करें दोष की। इसके दोष क्या है? अब आपको पता है कि कोनो भी चीज है, जैसे अगर उसके उपयोग है तो दोष भी है क्या नहीं? अगर उससे तुम्हें फायदा है तो उससे हानि भी तो है। तो दोष की बात करें तो पहली बात तो क्या होता है कि अब इतनी बड़ी मशीन, समझ गए, इतनी बड़ी मशीन कि जी को 5 मीटर व्यास को गोला है, 15 मीटर ऊंची स्टैंड पे रखी, कीमत दम है को ले जाए उठा के ना ले जाएगा, बता। तो अगर तुम 100 आदमी बुला लो तो ना हिला पे, समझ गए, इतनी बड़ी मशीन हो। तो यह क्या होती है, जो भारी होती है, इसलिए इधर उधर ले जाने में असुविधाजनक होती है। तो जो दोष ही भाव का नहीं भाव, इसकी कमी यही तो है कि इतनी बड़ी है कि जितने स्थापित है सो है, ना से वहां पर ले नहीं जा सकता, समझ गए। तो इधर उधर ले जाने में क्या होती है, असुविधाजनक होती है। नंतर हर आदमी अपने घर में मशीन खरीद लेते, वो खुद ही लाइट बनाने लगते, समझ गए। सबके घर पानी से टैंक भरे हो नहीं भाई, सबके घर आदमी अपने घर में मशीन बनाने, अपने घर लाइट बनाने लगते है का नहीं, लेकिन बहुत बड़ी हो जब मशीन। अब दूसरा इसका दोष क्या है, दूसरा ये है कि मतलब इतना विभवांतर उत्पन्न करे जा कि 10 लाख वोल्टेज को विभवांतर। अब 220 वोल्टेज को झटका नहीं आदमी सहन कर पाओ, क्या कर ले। अपने घर में क्या वोल्ट की लाइट आ रही, कितने वोल्टेज को विभवांतर है, 220 वोल्टेज की लाइट आ रही क्या नहीं आ रही। और वही 220 वोल्टेज को झटका का घल जाए तो या तो वो निपट ही जाता, निपट जात का नहीं, और या नहीं निपटत, अगर जल्दी बच भी जाए तो 4-5 घंटा होश में नहीं आता आदमी। अच्छा कुछ है काके तुम्हारी समझ में नहीं, हमारे सामने क्यों निपटी लाइट वाली है, समझ गए। तो जब 200 वोल्ट 220 वोल्टेज की लाइट इतनी ज्यादा खतरनाक है, तो जो 10 लाख है उससे ज्यादा का विभवांतर उत्पन्न कर रही है। तो जब मशीन भी खतरनाक है का नहीं, भुंजे का कि लाख भी ना मिले, समझ गए। अब तुम्हें पता है कि अब 1100 वोल्टेज की मेन लाइन डई रहती, डई का नहीं, उनमें भी आदमी अगर कोनो संपर्क में आ जाए तो बदू ऐसे खींच ले और सीधे जला रहा का नहीं। तो ज्यादा सीधे 10 लाख है उससे ज्यादा वोल्टेज की, इसलिए ये क्या होता है, भारी खतरनाक होता है। इतना खतरनाक हो कि आसपास भी कोई जात नहीं है, इतना खतरनाक हो, इसलिए ये क्या है, इनके दोष है। तो इस प्रकार से बेटा आज का ये हमारा बांडीग्राफ जनित्र जो है वो कंप्लीट हुआ। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक समझ में आया होगा। ठीक है, यदि बेटा आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। ठीक है, आप कमेंट करके बताएं कि आपको कैसा लग रहा है, हम कैसा पढ़ा रहे, अच्छा पढ़ा रहे कि नहीं, या कोई कमी है तो कमेंट करके जरूर बताएं ताकि हम उसमें और सुधार करें। ठीक है, और बढ़िया घर पे रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें और बढ़िया पढ़ें। ठीक है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। हमारे पिछले लेक्चर जरूर देखें। यदि आप पढ़ाई क्रम से बारी बारी से करोगे तभी आपको समझ में आएगा, वरना यदि आपने बीच बीच से वीडियो देखे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा।
ठीक है ना। इसलिए आपको स्टार्टिंग से पढ़ना है। और आपको ये तो पता ही है कि हमारे हर वीडियो की लेक्चर जो है, हर वीडियो के पिछले लेक्चर अगली वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिए जाते हैं, ठीक है, उनकी लिंक दी जाती है, उन पर क्लिक करके पिछले वीडियो भी देख सकते हैं। और वरना एनसीईआरटी फिजिक्स 2023-24 ये हमारी ये प्लेलिस्ट है, इस प्लेलिस्ट में जाके आप क्रम से वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। तो आपको अच्छे से पढ़ाई करना है और सभी बच्चों को बता दें कि इस चैनल के माध्यम से फिजिक्स मैथ की पढ़ाई आप कर सकते हैं। जय हिंद बच्चों, वंदे मातरम।